सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। जैसा कि आप लोग की जानकारी में है कि लगातार मेरे द्वारा जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज है उसको लेकर आपके समक्ष मैं आता हूं और उसका विस्तार से विश्लेषण भी करता हूं। इसी कड़ी में पिछले दिन नई शिक्षा नीति के ऊपर प्रकाश डाला गया था। आज का महत्वपूर्ण विषय वस्तु बिहार में बाढ़ से संबंधित है। यूँ कहिए कि बाढ़ एक जीवंत समस्या में से एक है। उत्तर बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं में उत्तर बिहार के पिछड़ापन का एक कारण भी महत्वपूर्ण रूप से बाढ़ को ही माना जाता है। तो जानकारी में है कि इसी बिंदु को लेकर आज हमें आगे बढ़ना है। तो मैं शुरुआत करता हूं। जैसा कि आपको मैं जानकारी में दिया कि बिहार के बाढ़ में आपको भूमिका देखना है, कारण देखना है, प्रबंधन को देखना है और परिणाम और बिहार सरकार के जो प्रयास है उन सब एंगल से इसको समझना है और विस्तार से इसको आत्मसात करना है। 64वें साक्षात्कार के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही 65वीं बीपीएससी मेंस के दृष्टि से भी सामान्य अध्ययन जो दूसरा पत्र है उसमें बिहार के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें एक उल्लेखनीय विषय वस्तु है। साथ ही जो छात्र ने भूगोल ले रखा है तो उनके लिए भी उपयोगी रहेगा। मैं जानकारी में दे दूं कि सबसे पहले तो इसके इंट्रोडक्शन में भूमिका में कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाढ़ प्रभावित देश है और भारत का 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ की जो संभावना है उससे हमेशा प्रभावित होता है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 12% है और लगभग 7.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होता है मोर और लेस। वर्तमान में भी बिहार के 18 जिला इससे प्रभावित हैं। विश्व में बाढ़ से होने वाले कुल नुकसान का लगभग 20% नुकसान भारत में होता है। इस बात को समझना है और आपकी जानकारी में पहले मैं दे दूं कि बाढ़ क्या होता है तो उसको आप समझेंगे। तो बाढ़ जब नदियां आपको भूमिका में जब लिखने के लिए आएगा तो इसको इस तरह से आप लिखेंगे कि जब नदियां अपने आसपास के घाटी के क्षेत्र को छोड़कर आसपास के क्षेत्रों में जब फैल जाती है पानी तो उसे बाढ़ कहते हैं। मौसम विभाग एवं राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार बाढ़ वह स्थिति है कि जब नदी खतरे के निशान से ऊपर प्रभावित होती है और एक खतरे का निशान 20 to 30 सेंटीमीटर जो औसत वर्षा तक का लिया जाता है। तो इसे ध्यान में करके रखना है। और अभी आपको मैंने बताया कि लगभग 12% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है और इंडिया में यह भी ध्यान रखेंगे कि लगभग 2/3 भाग सूखा से प्रभावित होता है। तो इसी को इंट्रोडक्शन में आप लिख देंगे सबसे पहले भूमिका में। और ये जितनी बातें मैंने आपको बताई कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और उसमें भी भारत में बिहार सबसे प्रभावित राज्यों में से एक है। अब इसका कारण है, मैंने आपको बताया कि इस ध्यान रखना है कि बाढ़ को हम 2 एंगल से तैयार करेंगे। एक भारत में बाढ़ का कारण और दूसरा बिहार में बाढ़ का कारण और तीसरा दक्षिण बिहार में बाढ़ के कारण। तो इस तीनों को अलग अलग दृष्टि से देखेंगे। तो सबसे पहले आप बाढ़ के जो कारण है अखिल भारतीय स्तर पे वो पहला है कि मौसम का प्रभाव है। इस बात को ध्यान में रखें क्योंकि 4 महीने लगभग मानसून होता है और ये इसका अंश से भी वर्षा की तीव्रता काफ़ी अधिक होती है। दूसरा गाद का प्रभाव है, विशेषकर हिमालय नदी के क्षेत्र में, इसे ध्यान में करके रखना है। इसके बाद बादलों का फटना है, ला नीना का प्रभाव है। यह भी ध्यान रखेंगे बादल जो फटता है वो विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यों में विशेषकर फटता है। चक्रवात, तटीय क्षेत्र प्रभावित है चक्रवात से, तो इसे ध्यान करके रखना है। ग्लेशियर का पिघलना है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ग्लेशियर जनित विस्फोट भी होते हैं पर्वतीय राज्यों में, जिसे ग्लोब एक वर्ड है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड है ग्लोब, GLOF, ग्लेशियल लेड आउट बर्स्टिंग फ्लड। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पूर्वी राज्यों में इस वर्ष जो पिछले वर्ष जो बाढ़ आई थी उसका कारण पश्चिमी विक्षोभ था, तो उसे आप ध्यान में करके रख सकते हैं। तो ये गाद, तो मैंने कहा कि गाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गाद का जमा विशेषकर हिमालय की नदियों में होता है। तो इन सब कारणों से बाढ़ अखिल भारतीय स्तर पे है। ये तो हुआ भौतिक कारण। ये भौतिक कारण मौसम से लेकर, गाद से लेकर, लालीना से लेकर, चक्रवात से लेकर, बादलों के फटना से लेकर, ग्लेशियर पिघलना से लेकर पश्चिमी विक्षोभ तक को आप पॉइंट आउट कर देंगे और उसी तरह से लिख देंगे जैसे कि इसमें इस नोट्स में लिखा हुआ है। दूसरा है मानवीय कारण। मानवीय कारण में आता है इसमें वनों का कटाव है। मानवीय कारण तो सबसे इम्पॉर्टेंट में वनों का कटाव है और वनों के कटाव के साथ साथ अनियोजित शहरीकरण है, तो इसे ध्यान रख सकते हैं।
इसके बाद आपका अनियोजित बसाव है, जैसे चेन्नई वगैरह में है तो अनियोजित बसाव के कारण है, तो उसे आप ध्यान रख सकते हैं। ये आपका मानवीय और भौतिक कारण है जो अखिल भारतीय स्तर पर है। और अखिल भारतीय स्तर पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो मुख्य क्षेत्र है वो निम्न गंगा का मैदान है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, और निचली ब्रह्मपुत्र की घाटी है दूसरे पॉइंट्स में, आसाम है जैसे, और तीसरा है महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र है, और चौथा है पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भी बाढ़ आती है। तो यही बाढ़ के प्रमुख बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है भारत में, जिसे आपको ध्यान में करके रखना है। अब आता है कि बिहार में बाढ़ के क्या कारण हैं। तो बिहार में बाढ़ का कारण है तो सबसे पहला तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि भारत के बाढ़ के कारण भौतिक और मानवीय हैं। उसी तरह से बिहार में बाढ़ के कारण है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है तराई क्षेत्र में अत्यधिक जो वर्षा होती है, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, अधवारा समूह, तो वो वर्षा के कारण भी बाढ़ आती है। तराई क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ नदी घाटी को छोड़कर आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है, तो इसके कारण भी वर्षा आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है नेपाल में बहने वाली सप्तकोसी नदी के मध्यवर्ती बेसिन क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा का होना, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और तीसरा है कि बिहार का जो भौतिक आकार है, तो ये भौतिक आकार भी कटोरा के आकार का है, जिससे कि हाँ ह्यूमिडिटी स्टोर होकर रहती है और वर्षा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कारण है भौतिक कारण में। तो आप 2-3 पॉइंट्स पे लिख देंगे कि तराई क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा और नदियों का नाम लिख देंगे। इसी तरह से नेपाल में सप्तकोसी नदी की मध्यवर्ती बेसिन में अधिक वर्षा का होना। तो ये 2-3 पॉइंट्स को भी आप यदि लिख लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि कहीं कोई कठिनाई आपको नहीं आएगी। उसी तरह से मानवीय कारण में कोसी नदी के साथ बने तटबंध में फाटकों की संख्या बहुत कम है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मानवीय कारण है। गाद का जमाव है, सिल्टेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिहार के सभी नदियों में विशेषकर कोसी फरक्का बांध के कारण नदियों का जल रुक जाती है और निम्न और जिस कारण से सिल्ट जमा होता है। और तीसरा गंडक नदी के किनारों का क्षेत्र में जो समस्या है उसके कारण भी होती है। कोसी और अन्य नदियों का लगातार विसर्पण के कारण गोखीर झील का निर्माण होता है। तो इन सब कारणों से ये मानवीय कारण है जिसके कारण बाढ़ आती है। अब एक प्रश्न यहाँ पे उठता है, ये तो हुआ बिहार के कारणों में। बिहार के कारणों में भी भौतिक कारण और जो मानवीय कारण है उसको आप लिख देंगे। और फिर आता है कि दक्षिण बिहार में जो बाढ़ आती है उसकी क्या कारण है। आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि दक्षिण बिहार में बाढ़ के क्या कारण है, जो दक्षिण बिहार के छात्र हैं उनसे पूछा जा सकता है। तो वो मुख्य कारण है कि गंगा नदी का जलस्तर का ऊंचा रहना वर्षा के दिनों में, विशेषकर टाल क्षेत्रों में, तो वो एक कारण है। दूसरा है कि दक्षिण बिहार की नदियां भी विसर्पण करती है, जो विभिन्न प्रकार के जल जमाव के क्षेत्रों का निर्माण करती है और बाढ़ का एक संभावित क्षेत्र है। साथ ही इसी बिंदुओं को आप व्याख्या प्रदान करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब आता है इसका प्रबंधन, जो बाढ़ का प्रबंधन है, ये तो हुआ कारण। और कारण के साथ साथ एक पॉइंट्स आता है इसका परिणाम या प्रभाव क्या है। तो प्रभाव तो आपको जानकारी में, तो हर साल प्रभाव चेंज होते हैं। जैसे पिछले वर्ष 1000 करोड़ रुपए बिहार में लगभग नुकसान हुआ था। कई लाख पशु और जो व्यक्ति हैं उनकी जान माल की क्षति होती है। तो ये सब तो कारण में आता है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इसके बाढ़ के बाद भी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि बाढ़ से जब इतनी समस्याएं हैं, जान माल की इतनी क्षति होती है, फिर भी लोग रहना क्यों चाहते हैं, जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है। तो एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उत्तर बिहार में कई लोग कुछ कुछ वर्षों पर चाहते हैं कि फ्लड आए। इसका मुख्य कारण यह है कि बाढ़ के कारण मिट्टी का नवीनीकरण होता है और कुछ क्षेत्रों में, परंतु कुछ क्षेत्रों में बालू के जमाव से भूमि उर्सर भी हो जाती है, फसलें नष्ट हो जाती है, ये भी है। लेकिन एक मिट्टी का नवीनीकरण होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और बाढ़ का यूँ तो जानकारी में आप लोग देखते ही हैं कि बाढ़ का सर्वाधिक प्रभाव तो गरीब और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। महामारी फैलती है, ये भी परिणाम में हो सकती है। अध्यय संरचना, सामाजिक और अध्यय संरचना, सामाजिक और आर्थिक अध्यय संरचना में बिखराव होता है, विस्थापन की समस्या होती है, सांस्कृतिक ह्रास होता है। तो ये सब तो प्रभाव में, परिणाम में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जब कमीशन में आप उस स्तर पे पहुंच जाते हैं तो जो देखते हैं उसको आप अभिव्यक्त कर दीजिए, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में तो एक ही कारण है कि मिट्टी का नवीनीकरण होता है, तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक। और ना सारा कारण तो, सारा परिणाम तो नकारात्मक ही है, चाहे वो जान माल की क्षति हो, चाहे वो सीमांत जो और गरीब लोग हैं उनके सारे संसाधन प्रभावित होते हों, उनकी अध्यय संरचना प्रभावित होती है, सामाजिक आर्थिक अध्यय संरचना में बिखराव होता है। तो ये सब विस्थापन की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, महामारी फैलती है, तो इन सबको आप लिख सकते हैं। अब आता है एक मैनेजमेंट।
तो मैनेजमेंट के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है कि बाढ़ के नियंत्रण का कुछ सरकारी उपाय है। एक तो ध्यान रखिए कि बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी पूर्व में, ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है, एक इम्पॉर्टेंट पक्ष है कि बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना केंद्र और राज्य स्तर पे 1954 में की गई थी। दूसरा है क्या कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया था। आयोग द्वारा बाढ़ग्रस्त थालों की पहचान की गई थी और बाढ़ को रोकने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण किया गया। तीसरा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी बनी, तो ये बाढ़ के नियंत्रण के लिए बनाई गई थी। दामोदर घाटी हो, कोसी परियोजना हो, गंडक हो, हीराकुंड हो, आदि आदि। इसके अलावा तटबंधों का निर्माण है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। नगर और गांव को बचाने के लिए लंबे तटबंध का निर्माण किया जाता है और ये की भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण की दिशा में किए गए संरचनात्मक उपाय की भी एक सीमा है और हाल के वर्षों में कुछ गैर संरचनात्मक उपाय पर अधिक बल दिया गया है और ये है जैसे पर्वतीय और नदियों के तटों के किनारे वृक्षारोपण, उपग्रह आधारित सूचना के आधार पर मौसम की सटीक भविष्यवाणी करना, बाढ़ की भविष्यवाणी में सुधार लाना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लगभग 250 बाढ़ भविष्यवाणी केंद्र की पहचान की गई है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नदियों की जो प्राकृतिक बेसिन है उसमें अतिक्रमण को नियंत्रित करना, बाढ़ से सामंजस्य स्थापित करने के लिए ऐसे फसलों को कृषि में बढ़ावा देना जो जल जमाव के बावजूद भी उत्पादन कर सके, तो एक इम्पॉर्टेंट है। और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से नेपाल से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हाल के महीनों में जो नेपाल के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं वो भी एक कारण हो सकता है कि वर्तमान में बाढ़ की जो विविधता बढ़ी है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉजेज है, तो इसे ध्यान में करके रखना है। और जो राष्ट्रीय स्तर पे बाढ़ से संबंधित जो सरकारी प्रयास है, मोर और लेस इसी को आपको आप यदि अभिव्यक्ति करेंगे तो इसको दो प्रबंधन, आप पूछेगा प्रबंधन कैसे है, तो प्रबंधन के दो रूप है। एक तो इंजीनियरिंग प्रबंधन है, तकनीकी प्रबंधन है, और दूसरा मानवीय प्रबंधन है। तो जहाँ तक तकनीकी प्रबंधन का सवाल है तो तकनीकी प्रबंधन में जो मैंने आपसे बताया, तो जैसे तटबंध का कटाव को रोकना है, चेक डैम बनाना है, ऊपरी भाग में बांध का निर्माण करना है, तो ये सब तकनीकी प्रबंधन के दृष्टि से आ जाती है। और प्राकृतिक प्रबंधन में है कि किसी प्रकार का कोई नदी की धारा को रोकने का प्रयास ही नहीं किया जाए, उसको बहने दिया जाए। तो आजकल बदलते समय में एक कॉन्सेप्ट भी उभर रहा है कि बाढ़ के साथ जीना सीखे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में करके रखना है। और बिहार में जो प्रयास किए गए हैं प्रबंधन के दृष्टि से, जो अन्य उपाय किए गए हैं, उन उपायों में जैसा कि मैं आपको जानकारी में दे दूं कि कोसी नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण किया गया है और यह एक इम्पॉर्टेंट है, जिससे जल निकासी के द्वारा उसकी संख्या को वृद्धि करना, जैसे जल फाटक की संख्या का वृद्धि करना है बिहार में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट्स है बिहार में कि बिहार की नदियों का एक दूसरे से लिंकिंग करना, जोड़ा जाना। नदी जोड़ो परियोजना एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। हालांकि इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, लेकिन समय अनुसार उसका निदान किया जाए और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि एक बेहतर उपाय हो सकता है सूखा और बाढ़ दोनों को रोकने के लिए। तीसरा है बिहार की बाढ़ की समस्या नेपाल से जुड़ी हुई है, अतः संयुक्त प्रयास की संभावना है, संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और तराई क्षेत्र में वनीकरण पे बल दिया जाए, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका केला की खेती को तटवर्ती क्षेत्रों में युक्त तरीके से किया जाए। इसके बाद बिहार की नदियों को गाद रहित बनाया जाए। अभी पटना में भी गाद रहित बनाने के लिए भी एक समिति वगैरह बनी, तो उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक जलाशय जैसे चौर, गोखुर झील, इन सब को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, तो इस तरह से भी हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सूक्ष्म मैपिंग किया जाना चाहिए, जिसमें उन क्षेत्रों की पहचान किया जा सके जो पुनर्वास के लिए अनुकूल हैं। तो ये सब सारे उपाय बिहार में किए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार देश का सबसे प्रभावित राज्यों में से लगभग देश का 16.5% आबादी, जो 16.5% क्षेत्र और 21% करीब जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित होती है देश का। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और बिहार में यदि देखा जाए तो संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 70% जो क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित होते हैं, और अभी तो खैर 18 जिला में ही है, लेकिन यह संख्या बढ़ती घटती रहती है, तो इसे आपको ध्यान में करके रखना है। तो इन्हीं सारी बिंदुओं को आप ध्यान में करके रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी
और लास्ट में आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि बिहार में जिस मशीनरी पर बाढ़ नियंत्रण की जिम्मेवारी थी उसे भी थोड़ा सा और स्पेशलाइज बनाया गया है। जैसे बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन पहले एक ही सेक्शन देखता था, अब उसे स्पेशलाइजेशन प्रदान किया गया है कि दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, जिससे कि सक्षमता से यह मशीनरी जो है सामना करके और बाढ़ नियंत्रण को नियंत्रित कर सके। हम लोग बाढ़ से नियंत्रण के लिए बाढ़ पूर्व तैयारी भी करते हैं और बाढ़ के उपरांत भी, जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक राहत दे सके। और लास्ट में कंक्लूजन में इन्हीं बिंदुओं को जितना आप पढ़े हैं और जैसा प्रश्न होगा उसके अनुसार उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।